अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस की अपडेट के लिए हैदर वॉइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेश खिदमत है कहानी दुश्मन रूहे का 10वां हिस्सा। कौन हो तुम और ये सब क्या है? ये लड़का कौन है? जवाब दो, वरना हाथ पांव तोड़कर यहीं डाल दूंगा और शेर तुम्हें चट कर जाएगा, और वो यहीं आसपास ही मौजूद है। मेरे इन अल्फाज पर लड़की बुरी तरह से कांपने लगी और हम पर एक दिलकश इंकशाफ हुआ। ये मेरे गांव का लड़का है। हाँ तो फिर? इसका नाम राम कुमार है। हमारी बचपन की दोस्ती है, पर हमारे माता पिता ने हमारा लगन नहीं किया और आखिरकार मेरी शादी किसी और से कर दी। मगर मैंने तय कर लिया था कि मैंने अपने पति के साथ नहीं रहूंगी। चुनाचे हम पनघट से भाग आए। ये मेरा साथी लड़का है। ये सारी तफसील सुनकर मैं तो कुछ ना बोला, मगर मेरे साथ जो वफादार आदमी खड़ा था उसने लड़की को मारना शुरू कर दिया। लड़की को मार खाते देखकर मैं खामोशी से खड़ा रहा और मैंने उसे अपनी भड़ास निकालने दी। जब वो मार मार कर थक गया तो बोला, जा बेगैरत, वापस अपने घर जा। माँ और पिता की लाज रख, बेटी का धर्म होता है ये, और तू उनकी लाज को पैरों तले रोंद कर यहाँ अपने यार के साथ भाग आई है। फिर वो लड़के की तरफ मुड़ा और बोला, जा दफा हो जा तू भी। मैं इस दौरान ये सोचता रहा कि चलो मसला तो हल हुआ, कम से कम ये गुमशुदा बहू तो मिल गई। ये तो पता चल गया कि उसे शेर उठाकर नहीं ले गया था, इसलिए मैं बोला, अब इसका क्या करना है? मुसीबत बन गई है बाबूजी। हाँ ये तो है। अरे देखें वो कौन है? हमने 3-4 लोगों को देखा जिन्होंने हमें न जाने कहाँ से देख लिया था। वो इसी तरफ आ रहे थे। बाद में मालूम हुआ कि वो भी इसी गुमशुदा बहू की तलाश में थे, यानी वो उसकी गांव के थे जहाँ से वो लड़की गायब हुई थी। ये बात मैं जानता था कि अगर उस लड़की के साथ साथ लड़के को भी गांव वालों के हवाले किया गया तो वो गैरत में आकर लड़के का कत्ल कर देंगे, मगर लड़की को तो उनके हवाले करना ही था। चुनाचे हमने सारी सूरत-ए-हाल उन्हें बता दी और वो गुस्से से लाल पीले हो गए और फिर वो लड़की को लेकर अपनी बस्ती की तरफ चल पड़े। जबकि वो वफादार नौकर जो अपने मालिक का बदला लेना चाहता था मेरी तरफ देखते हुए बोला, बाबूजी हमारा काम तो अभी बाकी है। हाँ आओ, मैंने कहा, और हम घने जंगल में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। जबकि मैं तो अपने आप को धोखा ही दे रहा था। मैं देखना चाहता था कि उन 2 मनहूस शैतानी हस्तियों में से कौन मुझ पर काबू पाने की कोशिश करती है। आहिस्ता आहिस्ता शाम होती जा रही थी। मैंने अपने साथ चलते हुए इंसान की तरफ देखते हुए कहा, तुम गोश्त तो नहीं खाते होगे? ये बात सुनकर वो हंसा और बोला, जनाब हम फौजी हैं और फौज में ये सारी बातें नहीं चलती। गोश्त तो बड़े शौक से खाते हैं हम लोग। हम लोग से तुम्हारी मुराद कौन है? मैं और मेरा मालिक। अच्छा हाँ, हम कभी कभी छुप छुप कर मांस खाया करते थे और मेरा मालिक कहा करते थे, यार जो मज़ा इस खुराक में है वो किसी और में नहीं। अरे वाह, जिंदाबाद। चलो फिर तैयारी करो, हमें शिकार करना होगा, मैंने कहा, और वो एक अच्छे साथी की तरह फौरी तैयार हो गया। शाम के झटपटे फिजाओं में उतरने लगे। हमने बड़े आराम से चंद परिंदे शिकार किए। वो एक अच्छे साथी की तरह लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगा और बड़ी मुश्किल से उन परिंदों की खाल वगैरह उतार कर और उनकी सफाई करके उससे ईंधन का काम कर लिया गया। उसके बाद उन परिंदों के गोश्त को भूना गया और फिर इसे खाकर सैर हो गए। उसने बड़ी रग़बत से मांस खाया, जबकि मैंने सोचा कि वो थोड़ी बहुत गड़बड़ करेगा, लेकिन वो तो मुझसे भी ज़्यादा गोश्त का शौकीन निकला। गर्ज ये कि हमने रात जंगल में ही गुजारने का फैसला किया। उसके लिए हमने एक घना दरख्त तलाश किया और फिर उसे अपना ठिकाना बनाया। उसकी शाखें चौड़ी चौड़ी और आपस में गती हुई थी। यहाँ हमने अपना ठिकाना बनाया और ऊपर जाकर बैठ गए। मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ों ने माहौल को काफ़ी खौफनाक बना दिया था। फिर न जाने क्यों जानवरों की आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होती चली गईं और फिर एक पुरस्रार सन्नाटा छा गया। चारों तरफ पूरा जंगल मौत का पुरस्रार रूप धार गया। हम नीम ख्वाबेदगी के आलम में लेटे रहे। पता नहीं मेरे साथ सफ़र करने वाले वफादार गुलाम को नींद आई थी या नहीं। जंगल के जानवरों की मध्यम मध्यम आवाज़ें हर तरफ गूंज रही थी। कहीं दूर से शेरों के गरजने की आवाज़ें सुनाई दी तो सारे जंगल को सांप सूंघ गया। माहौल में एकदम सन्नाटा छा गया, जिसकी वजह से हर चीज़ साएं साएं कर रही थी। अचानक ही मेरे साथ लेटे हुए शख्स ने कहा, शेरों की आवाज़ सुनी आपने महाराज? हाँ, क्या ख्याल है, तलाश करें इन्हें? उस वक्त उसके लहजे में अजीब सा तासर था। मैं हैरानी से आंखें फाड़ने लगा। फिर मैंने कहा, क्या तुम ये खतरा मोल लोगे? जीवन का सबसे बड़ा खतरा है महाराज, इससे बड़ा खतरा और क्या हो सकता है? पूरे फलसफी हो तुम तो। फलसफा भी जीवन का हिस्सा है। वो तो गजब ढा रहा था, तो फिर क्या कहते हो? आए महाराज देखते हैं। शेरों ने हमें आवाज़ दी है तो फिर हम उनकी आवाज़ क्यों ना सुने? हाँ ठीक है, क्या ख्याल है किसके बारे में? तलाश करें उन्हें? हाँ तो फिर आओ तलाश करें उन्हें। न जाने क्यों मेरे अंदर एक उमंग सी पैदा हो गई। उसी लिए मैं उसके साथ दरख्त से नीचे उतर आया। शेरों की आवाज़ें अभी भी आ रही थी।
हम उनके ताक़ुब में चल पड़े। रास्ते में दरख्तों के नीचे कई सांभर और चीतल खड़े थे। वो हमें देखते ही चौकड़ियाँ भरते हुए गायब हो गए। अभी हम मोहतात अंदाज में आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक ही एक इंसानी चीख फिजा में बुलंद हुई और ख़त्म हो गई। उसने मेरे कान में सरगोशी की, सुनी आपने ये चीख महाराज? हाँ दे सुनी तो है। वो यकीनन आदमखोर ने किसी इंसान का शिकार किया है। ये तो बड़ी खौफनाक बात है महाराज, हम इसका पीछा करेंगे, उसने अजीब से अंदाज में कहा और मैंने गर्दन हिला दी। तारीक और हौलनाक जंगल से निकलना मुश्किल हो रहा था। इंसानी आवाज़ के ख़त्म होते ही एक अजीब सी हौलनाकी तारी हो गई। फिर एक डरावनी और पुरस्रार आवाज़ जंगल में गूंजी। यूं लगा जैसे कुछ इंसान जानवरों की आवाज़ें निकाल रहे हैं। ये आवाज़ें सुन रहे हो तुम? मैंने पूछा तो वो बोला, हाँ महाराज। आप क्या कहते हैं? इन जंगलों से मुझे वाकफियत नहीं महाराज, ये जंगल के बासियों की आवाज़ें हैं। जंगल के बासी? मैं धर्म का हिंदू हूँ, भूत प्रीतों पर विश्वास रखता हूँ। ये यकीनन भूतों की आवाज़ें हैं। उसकी बात ठीक भी हो सकती थी। अब तक मेरे साथ जो वाक़यात पेश आए वो ऐसे ही थे कि मुझे उसकी बात पर यकीन करना पड़ा। तकरीबन आधे घंटे तक मैं आगे बढ़ता रहा, वो भी मेरे साथ था। उस खौफनाक आवाज़ का पीछा करने को दिल चाह रहा था, लेकिन इस आवाज़ के राज को जानने के लिए हम क्या करते, इसलिए हमें उसमें कोई कामयाबी हासिल ना हुई। बस यूं लग रहा था जैसे वो आवाज़ महज डराने के लिए इस जंगल पर मुसल्लत है। हम दोहरी कैफियत का शिकार हो गए थे। एक तरफ तो आदमखोर शेरों का मसला था, उनसे मुकाबला करना था, दूसरी तरफ ये आवाज़ थी। क्या सोच रहे हैं आप महाराज? मैं इसी आवाज़ के बारे में सोच रहा हूँ। कोई धोखा भी हो सकता है महाराज। धोखा? हाँ, वो कैसे? बस महाराज, जंगलों की कहानी जंगलों में रहने वाले ही जानते हैं। हमें अपना काम करते रहना चाहिए। ठीक है। और इसके बाद मैंने भी इस आवाज़ को अपने जहन से निकाल दिया और इस सख्त मुहिम पर आगे बढ़ता रहा। जंगलों के बारे में मेरी मालूमात तो बिल्कुल सिफर थी। जो 4 आदमी मेरे साथ आए थे और जो मेरी रहनुमाई करते थे वो जहन्नम वासिल हो गए। अगर ये वफादार गुलाम भी ना मिलता तो उस जंगल में तो मेरी जान ही निकल जाती। डरावना जंगल था और ख़त्म होने का नाम न ले रहा था। खुदा जाने कितनी लंबी रात थी। वक्त गुजरता चला गया और खुदा खुदा करके हम उस जंगल से कदरे खुली जगह पर निकले तो सामने एक पेड़ और भयानक आवाज़ के साथ एक नदी ने रास्ता रोक लिया। हम नदी के किनारे किनारे चलते रहे। नदी का बहाव इस कदर तेज था कि अगर उसकी लहरों में हाथी भी खड़े रहने की जुर्रत करता तो वो तिनके की तरह बह जाता। अचानक पिछली रातों का चांद नमूदार हुआ तो पूरा जंगल रोशनी में नहा गया। सुबह होने में बहुत देर नहीं थी। चांदनी और सुबह की रोशनी मिली जुली जंगल के माहौल पर असरअंदाज हो रही थी और जानवर आहिस्ता आहिस्ता जाग रहे थे। कभी कभी कुछ हैबतनाक चीखें हमारे सर पर से गुजर जाती। ये जानवरों की आवाज़ें ही थी। हमारी निगाहें नदी पर भी पड़ रही थीं और अचानक ही हमने नदी के तेज पानी में कुछ इंसानी लाशों को बहते हुए देखा और देखते ही देखते वो लाशें तेजी से आगे निकल गईं। उसके बाद एक गीदड़ बहता हुआ आया, लेकिन पानी की लहरों ने उसे किनारों पर पहुंचा दिया और वो निढाल सा होकर बाहर निकलकर हमारे सामने गिर पड़ा। लेकिन हमें उससे कोई दिलचस्पी न थी। जंगल का भयानक हिसाब अपना रूप बदल चुका था। फिर जर्द रंग का अजदहा लहरों में लिपटा हुआ नजर आया और पलक झपकते में तेज पानी की लहरों में जकड़ा आगे निकल गया। कुछ दूर चले तो धुआं उठता हुआ नजर आया और वो बोल उठा, कोई गांव आ गया है महाराज। हाँ चलो आगे देखते हैं, हमें तो गांव ही ऐसे की तलाश है, मैंने कहा। थोड़ी दूर और चले तो हमें गांव के कच्चे पक्के मकान नजर आने लगे। कुछ लोग नदी के किनारे खड़े आपस में बातें कर रहे थे। मैंने कहा, हम शिकारी हैं भाई और आदमखोर के ताक़ुब में पहाड़ों और जंगलों में मारे मारे फिर रहे हैं। जी महाराज, हम कश्ती लाते हैं, आप वहीं खड़े रहो, उन लोगों ने कहा। फिर उनमें से एक बोला, बहाव बहुत तेज़ है, बहुत गहरी है नदी, आप आसानी से नदी पार कर सकेंगे। देहातियों का लहजा बड़ा मोहब्बत भरा था। थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि दूसरे किनारे पर कुछ देहाती एक कश्ती पर लादे आ रहे हैं। कश्ती ज़्यादा बड़ी नहीं थी। 2 देहातियों ने उसे पानी में डालकर उसके बाद उसे किनारे की तरफ बहाने लगे। थोड़ी देर बाद वो किनारे पर ले जाएंगे और हमने कश्ती के ज़रिए नदी पार कर ली। गांव वाले आहिस्ता आहिस्ता किनारों पर जमा होते जा रहे थे। हम नीचे उतरे तो उन्होंने बड़ी खुशदिली से हमारा इस्तकबाल किया। वो हमारे 2 आदमियों को हजम कर चुका है। कौन? वही शेर। तुम लोगों को कैसे पता चला है कि हम दोनों किसी आदमखोर शेर की तलाश में हैं? महाराज, आपने खुद ही तो बताया था कि आप दोनों शिकारी हैं, और फिर दूसरी बात ये कि आप दोनों जंगल की तरफ से ही आ रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने ये फ़र्ज़ कर लिया कि शायद आप दोनों यानी उसी आदमखोर शेर की तलाश में होंगे। मैंने उनसे पूछा, तुम्हारा 2 बंदों को वो किस तरह हजम कर गया? मेरे इस सवाल पर उनमें से एक शख्स बोला, रात के वक्त एक बंदा करीब के गांव से आ रहा था कि आदमखोर ने उसे पकड़ लिया। हमारे आदमी उसकी तलाश में गए थे। फिर उस शख्स की बाक़ियात मिली। मैंने तवज्जो से उसकी बात को सुना और फिर कुछ सोचते हुए बोला, दूसरा बदनसीब कौन था जो उस आदमखोर का शिकार हुआ? वो भी एक मेहनत कश था।
बेचारा आधी रात अपने काम से वापस आ रहा था। गांव वालों ने उसकी दिल खराश चीख सुनी। कुछ लोग अब उसके ताक़ुब में गए हैं, अब वो लाश ढूंढ कर ही वापस आएंगे। तुमने उस बेचारे को कल लाश क्यों कह रहे हो? जाहिर सी बात है कि शेर इस इंतज़ार में नहीं होगा कि गांव वाले उस ढूंढ कर उस बदनसीब को रिहा कराएं। जब तक गांव वाले शेर को तलाश करेंगे वो अपना शिकार करके जा चुका होगा। अच्छा, मैंने कहा। इतने में वो शख्स गोया हुआ। अगर आप चाहें तो अलार्म कर लें, हम आपको जगह बता देते हैं। उन लोगों को ये अंदाज़ा हुआ था कि शायद हम शिकारी हैं और हो सकता है उन्हें आदमखोरों से निजात दिला दें। चुनाचे वो हमारी बड़ी आवभगत कर रहे थे और आखिरकार वो हमें एक ऐसे घर में ले गए जो खाली था। यहाँ उन्होंने जल्दी जल्दी चारपाई और बिस्तरों का इंतज़ाम किया और हम लेट गए। मेरा साथी बोला, क्या कहते हैं महाराज? मेरा ख्याल है कि रात भर जो हमने यहाँ जंगल गर्दी की है उसके बाद नींद मज़े की आएगी। ठीक है, फिर सोने की कोशिश की जाए। और उसके बाद हम दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। लेकिन अभी ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि देहाती गरम गरम दूध और बाजरे की रोटियां ले आए, जिन पर काफ़ी मिकदार में मक्खन लगा हुआ था। ये ताज़ा मक्खन था जो शायद अभी अभी दूध से निकाला गया था। गरम गरम दूध और मक्खन के साथ बाजरे की रोटी ने वो मज़ा दिया कि बयान नहीं कर सकता। और फिर नींद ऐसी आई कि घोड़े बेचकर सोने का मुहावरा दुरुस्त साबित हो गया। शाम तक सोते रहे। शाम को जब जागे तो बहुत सी आवाज़ें गूंज रही थी। उन लोगों की मेहमान नवाजी का हम दोनों को ही एतराफ़ था। मेरा साथी बोला, जाग गए महाराज? हाँ, मैं जाग उठा हूँ। थकन तो नहीं हुई? यार, सारी थकन उतर गई। महाराज, इन लोगों की बातें मैं सुन रहा हूँ। ये हमें कोई बड़ा शिकारी समझते हैं और इस बात पर खुश हैं कि हम इनकी मदद करेंगे। यार, क्या कहते हो तुम? भगवान की सौगंध, मेरा बस चले तो मैं 1 मिनट में इन आदमखोरों को हलाक कर दूं। ये लोग बड़े दुखी हैं और बहुत दिनों से उन आदमखोरों का शिकार बन रहे हैं। मैंने गहरी सांस ली और झोंपड़े की छत की जानिब देखने लगा। माजी इंसान कभी नहीं भूलता और माजी इंसान को न जाने क्या कुछ याद दिलाता है। क्या ज़िंदगी थी और क्या बन गया। माँ बाप थे, घर बार था, किस तरह ख़त्म हो गया और उसके बाद मुझ पर क्या बीती। कैसे कैसे ज़िंदगी के रास्ते बनते चले गए। न जाने कैसे कैसे झगड़ों में फंसा और उसके बाद गंगा मेरे जहन में आ गई, लेकिन मैंने नफ़रत से उसे जहन से झटक दिया। मगर ये क्या मुसीबत, क्या वो दूसरी देवी जहन में आ गई। मगर अब क्या किया जा सकता था। मैंने अपना ध्यान बटाने के लिए अपने साथी से कहा, अब वो लोग आ जाएंगे। मेरा ये कहना ही था कि 5-6 अफराद पहुंच गए। हमारी झोंपड़ी के बाहर मोढ़े पर डालकर गोया मीटिंग का आगाज़ कर दिया गया। उनमें से एक शख्स ने कहा, मेरा नाम राजकुमार है महाराज, मैं गांव का मुखिया हूँ। हाँ राजकुमार, हम तुम्हारी क्या खिदमत कर सकते हैं? महाराज, आपके पास बंदूकें हैं जिससे पता चलता है कि आप शिकारी हैं। महाराज, इन शेरों ने तो हमारा जीवन नष्ट कर डाला है। किसी को अपने जीवन का भरोसा नहीं रहा। अभी थोड़े फासले पर एक पहाड़ के टीला पर हमारी एक आदमी की खाई हुई लाश पड़ी है। हमने दिन में एक काम किया महाराज कि वहाँ एक मचान तैयार करा दी, क्योंकि आपको पता है कि शेर खाई हुई लाश के पास ज़रूर आता है। ठीक है, मेरे ख्याल है हम मचान पर जाएंगे शाम के खाने के बाद महाराज, राजकुमार ने कहा। और हम लोग मुंह हाथ धोकर फारिग हो ली तो हमारे सामने खाना लगा दिया गया। सरसों का साग था, मकई की रोटी, ऊपर से मक्खन। लेकिन उस वक्त हमें ज़रा मोहतात रहना था, क्योंकि उसके बाद हमारा काम ही दूसरा था। फिर उसके बाद हम मचान की तरफ चल पड़े। गांव के एक शख्स को रहनुमाई के लिए हमारे साथ कर दिया गया। गांव के मुखिया ने कहा, महाराज आप चिंता न करें, हम लोग भी ज़्यादा दूर नहीं होंगे आपसे। ठीक है, मैंने जवाब दिया और हम दोनों मचान पर चढ़कर बैठ गए। अंधेरा तेज़ी से फैलता जा रहा था। एक पेशावर शिकारी की हैसियत से मैंने अभी कुछ भी नहीं किया था और मेरे साथ बैठा शख्स भी तकरीबन मेरे जैसा था, जिसने अपने मालिक को खो दिया और वो अब मेरे साथ लगा था। बहरहाल ये सब जारी था और हम मचान पर बैठे। अभी ज़्यादा देर नहीं हुई कि हर तरफ अंधेरा फैल गया। मैं अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। ज़रा सी आग मेरे जिस्म में सनसनी पैदा कर देती। हर तरफ सन्नाटा था। फिर अचानक ही हमें धड़ाम धड़ाम की आवाज़ें सुनाई दी और हम चौंक गए। ये कैसी आवाज़ें हैं? सांबड़ है महाराज। सांबड़ का एक बेहद परेशान और घबराया हुआ गोल हमारे पास आया और फिर गुजर गया। जिस शख्स को शेर ने खाया था उसकी बची खुची लाश हमारे सामने एक गड्ढे में पड़ी हुई थी कि अचानक दूर से शेर की गरज सुनाई दी और कुछ देर के बाद हमने शेर को आते देखा। वो दबे कदमों इसी तरफ आ रहा था। शेर को देखकर हम सन्नाटे में आ गए। शेर आहिस्ता आहिस्ता करीब आता जा रहा था और मैंने और मेरे साथ बैठे साथी ने बंदूकें तान ली। हम दोनों पूरी तरह तैयार थे। शेर आहिस्ता आहिस्ता आया और गड्ढे में उतरा। फिर उसने आधी खाई हुई लाश मुंह में दबाई और गड्ढे से बाहर निकल आया। उसी वक्त वो बोला, देखें महाराज देखें। उसके साथ ही मैंने और उसने एक साथ फायर कर दिया। उसके साथ ही 2 धमाके हुए और दोनों गोलियां शेर का पेट चीरती हुई निकल गई।
शेर ने लाश का आधा हिस्सा छोड़ा और जस्त लगाकर मचान के करीब आया और दरख्त से टकराया और नीचे गिरा, लेकिन यूं गिरा जैसे उस नीचे गिरते उसका वजूद गायब हो गया हो। गांव का वो आदमी जो मेरे साथ था कपकपाती आवाज में बोला, माई बाप, ये भयानक जानवर ऐसा ही करता है। आपका निशाना चूक गया है। नहीं, निशाना नहीं चूका। दोनों गोलियां उसके जिस्म के परखचे उड़ाती हुई निकल गई हैं। तुम यकीन से कह रहे हो? जी महाराज। उसका लहजा बड़ा संगीन था। तो फिर क्या कहते हो? आइए महाराज। उसने इतने एतमाद भरे लहजे में कहा कि मुझे शर्म आ गई। वो मामूली सा इंसान होते हुए भी कितना पुरएतमाद था। हम दोनों नीचे उतरकर जो पहली चीज़ हमें नजर आई वो खून था। यकीनन ये खून शेर के बदन से निकला था और उसके धब्बे आगे बढ़ते जा रहे थे। खून के बड़े बड़े धब्बों ने हमारी रहनुमाई की और हम घने जंगल की तरफ बढ़ने लगे। और साथी जो उसी गांव का बाशिंदा था घबरा रहा था। उसने लरजती आवाज़ में कहा, महाराज वो पलट सकता है और फिर मैं आपको बता चुका हूँ कि ये शेर एक नहीं है। कोई बात नहीं, आ जाओ। नहीं महाराज, क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा कर दें। मेरे तो पाँव भी ठीक से नहीं उठ रहे। मैं वापस गांव जा रहा हूँ। तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम पसंद करो, मैंने कहा और वो वापसी के लिए मुड़ गया। मैंने देखा कि उसके कदम कांप रहे थे। मेरा ख्याल था कि उसका इस तरह अकेले जाना दुरुस्त नहीं और मेरा ये ख्याल दुरुस्त ही साबित हुआ। बहरहाल हम खून के धब्बों का ताक़ुब करते रहे और ये धब्बे आगे जाकर घने जंगल में दाखिल हो गए। हर तरफ कद्दावर झाड़ियों का राज था। हवा दरख्तों से टकरा टकरा कर आगे बढ़ रही थी। बड़ी अजीब आवाज़ें फिजा में बिखरी थीं, यहाँ तक कि हम काफ़ी देर तक शेर को तलाश करते रहे। मेरे साथ चलने वाला गुलाम फितरत शख्स भी बड़े कमाल का था। वो बिल्कुल नहीं डर रहा था, जबकि मुझे उससे इस बहादुरी की उम्मीद नहीं थी। हम सुबह तक जख्मी शेर का पीछा करते रहे और उसे तलाश करते रहे, लेकिन फिर रोशनी हो गई और वो बोला, निकल गया हरामी, चलें महाराज, वापस चलें। आखिरकार हम वापस पलट पड़े। काफ़ी फासले तय किए। गांव से काफ़ी फासले पर हमने काफ़ी लोगों को इकट्ठा देखा। जबकि वो बोला, तो वही हुआ ना जो हमने सोचा था। क्या? मैंने पूछा। आइए महाराज। हम आगे बढ़े और उन लोगों के करीब पहुंच गए। वहां उस पर उसी आदमी की लाश पड़ी थी। शेर ने उसे चीर फाड़ कर रख दिया था। हम अफसोस करने लगे। हम दोनों ने आपस में गुफ्तगू की कि इसे अकेले वापस नहीं आना चाहिए था, जबकि हमने उसे कितनी दफ़ा मना किया था। कुछ लोग रो रहे थे। आखिरकार उन्होंने लाश उठाई और गांव की तरफ चल पड़े। रात भर से हम जागे हुए थे। गांव वाले हमसे बदजन नहीं हुए थे, इसलिए मेरा साथी बोला, महाराज, हम पता नहीं कितने दिनों से कोशिश कर रहे हैं और अभी तक कुछ नहीं बिगाड़ सके उस पापी शेर का। पर महाराज, आप भी हिम्मत न हारें, हमें आपका बड़ा सहारा हासिल है। ठीक है, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। सुबह को नाश्ता किया गया। कोई 1 या 1.5 घंटे हमने आराम किया कि हमारे जहन में ये बात थी कि शेर काफ़ी ज़ख्मी हो गया है और कहीं ना कहीं हमारा उससे टकराव ज़रूर होगा। नाश्ते से फारिग होने के बाद वो तैयार हो गया और हम अपने मिशन पर रवाना हुए। आदमखोर शेर के पंजों के निशानदेही के साथ साथ जाते हुए दिखाई दिए। आगे पथरीली ज़मीन आ गई तो पंजों के निशान ख़त्म हो गए। थोड़ी दूर और चले तो खौफनाक जंगल नजर आया, जो पहले से भी ज़्यादा घना और तारीक था और डरावना था। ज़ख्मी शेर इंतहाई ख़तरनाक और इंतहाई क़ुव्वत बर्दाश्त का मालिक मालूम होता। वो हमारे लिए संगीन मसला बन चुका था। अंधेरे जंगल में आगे बढ़े तो बड़ा वहशियाना नजर आया। पूरा जंगल छोटी बड़ी झाड़ियों से बड़ा था और जगह जगह जंगली मुर्ग आपस में लड़ रहे थे। अचानक 10-12 भेड़ियों ने गार से निकलकर हम पर हमला कर दिया तो हमने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। धमाकों की हौलनाक आवाज़ों के साथ 2 भेड़िए तड़प कर ठंडे हो गए। बाकी डर कर गारों में जा छुपे और पूरे जंगल पर हैबतनाक सन्नाटा छा गया। इससे कम से कम एक बात का अंदाज़ा हुआ कि जिसकी निशानदेही उसने की, महाराज, अगर आदमखोर इस जंगल में मौजूद है तो दूसरे जानवर इस तरह आज़ादी से घूम फिर नहीं सकते। इसका मतलब यही है कि वो ज़ख्मी शेर इस जंगल में कम से कम मौजूद नहीं। आपको शायद ये बात मालूम नहीं कि जंगल के बादशाह की मौजूदगी में चिड़िया तक खौफजदा रहती है। मैंने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिला दी। शेर शदीद जख्मी था, खुदा जाने किधर निकल गया। इसका ताक़ुब हमारे लिए बड़ा महंगा साबित हो रहा था, लेकिन बहरहाल मैं जिस कैफियत का शिकार था उसके बारे में उसे मालूम न था। जो मेरे साथ चल रहा था, मेरे दिल में तो बस एक ही ख्याल था कि काश मैं उन दोनों चुड़ैलों की गिरफ्त से बाहर निकल जाऊं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी तलख कर रखी है। जंगल में शेर का ताक़ुब बड़ा महंगा पड़ा। ऐसा भयानक जंगल मैंने ज़िंदगी में कभी तसव्वुर नहीं किया था। मैंने रास्ते में उससे सवाल किया, ये बेला ख्योन का जंगल है ना? जी महाराज, इन इलाकों में इससे बड़ा खौफनाक जंगल और कोई नहीं। और फिर ये भी जंगल दर जंगल, एक जंगल ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। यहाँ हम पहाड़ी पर चढ़कर दूसरी तरफ उतर गए। उस जंगल में काले रंग के सांप ही सांप थे। सांप, वैसे सांपों की ये सिफ्त उसने मुझे बताई कि जब तक उन्हें छेड़ा ना जाए या फिर वो पाँव तले ना आ जाए
वो वार नहीं करते। अलबत्ता उसने कहा, एक बात आपसे कहें महाराज, हमारे मन में पहले ये बात थी कि हम जिन इलाकों में आदमखोरों का पीछा कर रहे हैं वो इलाके गलत हैं। पहले भी दरिंदे जिस तरह दंदनाते फिर रहे हैं, इनसे यह अंदाज़ा होता है कि शेर इस जंगल में नहीं, और अब आप देख रहे हैं कि यहाँ सांप ही सांप हैं। ये सांपों का लगता है शहर है, शेर का यहाँ क्या काम। मेरी माने तो महाराज, इस मौत के जंगल से दिन छुपने से पहले ही निकल जाना चाहिए। हम दोनों तेज़ रफ्तारी से चल पड़े। बड़े बड़े भयानक मनाजर निगाहों के सामने आए। थोड़े थोड़े फासले पर कुछ ना कुछ नजर आ जाता, लेकिन अब हमें एक मोटा सा अजदहा नजर आया। उसने एक चीते को हिलाक कर रखा था। हमें देखकर उसने 1 फीट चौड़ा फन फैलाया और हम पर खौफनाक निगाहें डाल दी। उसकी लंबी जुबान बाहर निकली हुई थी। मैंने बंदूक सीधी कर ली तो उसने मुझे रोक दिया। माफ़ी चाहता हूँ महाराज, इन पर फायर न करें, क्योंकि अगर शेर कहीं पास हुआ तो फायर की आवाज़ पाकर हमारी तरफ मुतवज्जो होगा। वो जिस कदर तजर्बेकार था उसका अंदाज़ा मुझे अब हुआ था। चुनाचे हम खामोशी से सांपों की बादशाहत की हदूद से बाहर निकल गए। सामने एक तालाब था। वहाँ नीचे और गौर से देखा तो तालाब के पानी में स्याह रंग के नाग तैर रहे थे। खुदा की पनाह, बड़ा खौफनाक और हैबतनाक जंगल था। दूर दूर तक कोई और जानदार नजर नहीं आ रहा था सिवाय उन सांपों के। लग रहा था कि पूरे जंगल में बस उनका ही राज है। अब हम जिस तरफ निकल आए थे वहाँ से अब सही मायनों में वापसी का यकीन भी नहीं कर सकते थे। मैंने उससे कहा, अगर हम गांव वापस जाना चाहें तो क्या आसानी से गांव वापस जा सकते हैं? कुछ नहीं कहा जा सकता महाराज, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ओह, वो देखिए, वो क्या है? उसने एक तरफ इशारा किया। एक पहाड़ी के दामन में हमें काला सा बड़ा धब्बा नजर आया। कुछ और आगे बढ़कर देखा तो वो एक सुरंग थी। उस सुरंग में भी बड़े बड़े सांप रेंग रहे थे। दूर से ही अंदाजा हो रहा था, नहीं महाराज नहीं, ये हमारे लिए नहीं है। और वहां से रुख बदल लिया। आगे बढ़े तो इधर उधर पहाड़ियां दिखाई दी। हम एक पहाड़ी पर चढ़े। वहां भी बहुत सारे खूनखार सांप पेड़ पर चढ़े खरमस्तियां कर रहे थे। उन जहरीली बलाओं से बचते बचाते हम बाएं तरफ संगलाख चट्टानों पर उतर गए। नीचे उतरे तो आगे नदी आ गई। हम नदी के साथ साथ चलने लगे और एक जगह पर नदी पार करके नाग की सेध में चल पड़े। कोई 2 मील का फासला तय किया होगा कि हमें कुछ इंसान नजर आए। गालिबन कोई छोटा सा गांव था, लेकिन ये वो गांव नहीं था जहां हम वापस जाना चाहते थे। थोड़ा आगे चले तो पुराने मकान नजर आने लगे। झोंपड़े बने हुए थे। ये कोई खास कबीला था जो नागों का पुजारी था। मेरा साथी, अब मैं उसे साथी ही कहूँगा, वो इन लोगों की ज़ुबान जानता था, लेकिन ये ज़ुबान अब मैंने भी काफ़ी हद तक सीख ली थी, या फिर कुछ पुरस्रार ताकतों की वजह से हर ज़ुबानें खुद ब खुद मेरे जहन में दाखिल कर दी गई थी। मगर मैं खामोश खड़ा रहा। जबकि वो बोला, क्या कर रहे हैं आप लोग? उन्होंने पूछा, हम। क्या नाम है इस गाँव का? भोलान। कितनी आबादी है आपके इस गाँव की? वो पता नहीं महाराज, पर बहुत से लोग हैं यहाँ पर। महाराज, पर आप किधर से आ रहे हैं? सामने के गान जंगल से। सामने के जंगल से? उन्होंने पूछा। हाँ। नहीं महाराज, इस तरफ से ना कोई आ सकता है और ना ही उस तरफ कोई जा सकता है, उन्होंने कहा। क्यों भाई? वो देवी और देवता का देश है। देवी और देवता का? हाँ, मगर यहाँ तो सांप ही सांप बने हैं। वही तो हम कह रहे हैं कि वो नाग देवताओं का देश है। कोई भी उन खौफनाक देवी देवताओं के नरगे से जीता नहीं आ सकता। वो अमर हैं और उनकी गिरफ्त से बच निकलना नामुमकिन है। तुम्हारा क्या ख्याल है, हम झूठ बोल रहे हैं? हम यकीन नहीं कर सकते महाराज। अगर आप लोग जिंदा हो तो बड़ी अजीब बात है। वो लोग बड़े ज़्यादा अकीदतमंद थे, देवी देवता के। हमने इधर उधर देखा, वहाँ पानी का अजीब सा शोर था। उस शोर के बारे में पता चला कि पहाड़ के पीछे एक बहुत तेज़ रफ्तार नदी है, जिसकी खौफनाक लहरें पहाड़ से टकराती हुई गुजरती हैं। ये उसी का शोर था। उनमें से एक आदमी ने कहा, महाराजा, अगर हाथी भी इन लहरों में फंस जाए तो तिनके की तरह बहता हुआ गुजर जाए। और ये रेत के पहाड़ नुमा टीले पहाड़ों के साथ साथ सैकड़ों मील में फैले हुए हैं। ये बातें हो रही थी कि सूरज मगरिब में गरूब होने लगा। शफक की खूनी सुर्खी हरे भरे पहाड़ों पर बेहद खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर के बाद घुप अंधेरा फैल गया। गांव वालों ने हमें पेशकश की कि हम रात वहीं बसर कर सकते हैं। यहाँ शेरों वगैरह का कोई जिक्र नहीं था। उन्होंने जितनी भी उनकी इस्तेदाद थी खाने पीने की चीज़ें हमें दी, जिनमें फल और दूध की बहुतात थी। रात हमने वहीं बसर की। सुबह हम उठे, नाश्ता किया, पहाड़ पर चढ़े और कुदरत के मनाजर से लुत्फ अंदोज होते हुए दूसरी तरफ उतर गए। आगे वही नदी हमारे सामने मौजूद थी और वाकई उसकी लहरें बहुत तेज़ थी। हम अब नागों का इलाका और आदम खोद शेरों को भूल चुके थे। हम अपनी मंजिल से भटक गए थे और अब नहीं कहा जा सकता कि वक्त हमें कहाँ ले जाए। मैंने एक दफ़ा आंखें बंद करके हालात का तज्जिया किया।
तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं नहीं कह सकता कि मुश्किलात का शिकार हूँ या आसानियों का। मुझे इस एहसास पर हंसी आ गई। मुझ जैसा काहिल इंसान जिसने माँ बाप के कंधे पर बैठकर ज़िंदगी को इस्तेमाल किया, आज वो नहीं राज महाराज बिना इस मुश्किल का शिकार है। मैं तो इन मुश्किलात में महस कर अपना दीन भी खो बैठा और मुझे उसका बेहद दुख था। लेकिन अब मैं उन मुश्किलात से गुजर रहा था कि बस क्या बताऊं। लेकिन फिर भी न जाने क्यों मेरे दिल में ख्याल आया कि हो सकता है जिन मुश्किलात से मैं गुजर रहा हूँ ये मेरा इम्तिहान हो। जो बुराई मेरे अंदर पैदा हो चुकी है या जो गलती से मेरे वजूद में उतर चुकी है, शायद इन मुश्किलात से गुजरने के बाद मेरा कसूर माफ़ हो जाए। इस ख्याल ने मेरी आंखों में आंसू ला दिए। वो भी किसी गहरी सोच में गुम था। वो तो बाकायदा मुझे एक हिंदू ही समझता था। हम लोग ज़रूरत पड़ने पर शिकार कर लिया करते, जबकि उसे इस बात पर हैरत थी कि चलो वो तो दूसरी तबीयत का बंदा है, मगर मैं भी गोश्तखोर हूँ। इन तमाम ख्यालों में डूबे हुए हम नदी के किनारे किनारे चल रहे थे। इसमें कोई शक नहीं था कि इस हैबतनाक नदी का तस्वर भी नहीं किया जा सकता था। नदी बड़े हैबतनाक और पुरस्रार आवाज़ के साथ बह रही थी। कान पड़ी आवाज़ सुनाई न देती। उस शोर ने हमारे जहनों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। हमारी ज़ुबानें एक तरह से बंद हो चुकी थी, मगर बदन हरकत कर रहे थे। आगे बढ़े तो 3 ऊँटों पर कुछ लोग जाते हुए दिखाई दिए। हमें देखकर उन्होंने गर्दन हिलाई। हमने उनसे नदी पार करने का रास्ता पूछा तो एक शख्स ने मुझे बताया कि आगे चलकर नदी 2 हिस्सों में बंट जाती है। वहीं एक पुल है, वहाँ कश्तियों का बंदोबस्त है, उससे नदी पार की जा सकती है। ये सुनकर वो बोला, महाराज ये बहुत बड़ी बात है कि हमें छोटी छोटी आबादियाँ वहाँ मिल रही हैं, जबकि हम अपनी मंजिल से काफ़ी दूर निकल आए हैं। आखिर हमें कश्तियों का एक पुल नज़र आया और हमने वो खौफनाक जगह भी पार कर ली। दूसरी तरफ पहुँचे तो सामने ही बंजारों के झोंपड़े नज़र आए, लेकिन उसके साथ ही कहीं से रोने पीटने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। हमने आवाज़ का तयन किया और जब हम वहाँ पहुँचे तो लोग दायरे की शक्ल में बैठे थे। क्या हुआ भाई? बमुश्किल हमने एक शख्स को बातचीत करने पर आज़मान किया। उसने हमें बताया कि रात को 2 नौजवान लड़के बाड़े के बाहर सो रहे थे कि एक ज़ख्मी आदमखोर ने उन पर हमला कर दिया और उन फिर दोनों को मार डाला। उनकी आधी खाई हुई लाशें पड़ी हैं। तुम सबको कैसे पता चला कि वो शेर मतलब आदमखोर ज़ख्मी था? दरअसल करीब के झोंपड़े में शख्स सोया था। उसने ये सारा मंजर देखा और उसने हमें बताया, महाराज वो आदमखोर बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था और बहुत खूनखार भी था। उसके पेट से मुसलसल खून बह रहा था। ये तफसील सुनने के बाद हम दोनों ने खुशी से एक दूसरे को देखा, जबकि मेरा साथी बोला, हम उसी आदमखोर की तलाश में आए हैं। भाई अगर तुम लोग हमारी मदद करो तो हम उसे हलाक करने की कोशिश कर सकते हैं। बंजारों के मुखिया जो कि कब से हमारे पास आ खड़े हुए थे बोले, हम तुम्हारी क्या मदद करें महाराज? जिन लोगों पर हमला करके उसने हमें हलाक कर दिया उनकी लाशें खाली हैं। उनमें से किसी एक की लाश को वहीं छोड़ाओ जहां उसे मारा गया है, क्योंकि शेर आधी खाई हुई लाश के पास ज़रूर आता है। वो लोग तैयार हो गए। ख़ास तौर पर मुखिया ने हर तरह के तावन का यकीन दिलाया और एक बार फिर हम पर उम्मीद हो गए। चुनाचे हमने लाश उसी डेरे पर डलवाई जहां शेर ने उन पर हमला करके उन्हें मारा था। लेकिन हमें एक जगह की ज़रूरत थी। हमने लाश के सामने एक दरख्त पर जगह बनाई और वहीं बैठ गए। बंजारे अपने झोंपड़ों में जा बैठे थे और दम साधे बैठे थे। अब ये आम बात तो नहीं थी कि वो आसानी से शेर का इंतज़ार करते और फिर सो जाते। सूरज गरूब हुआ और फिर चांद नमूदार हुआ। दूर दूर का इलाका दूधिया रोशनी में नहा गया। हम दम साधे इंतज़ार करते रहे। हमारी बंदूकें तैयार थीं। अचानक ही गीदड़ों की आवाज़ें और मोरों की कूहों ने आसमान सर पर उठा लिया और फिर सारे माहौल को सांप सूंघ गया। एक धाड़ गूंजी और आदमखोर आता दिखाई दिया। हमारे आसाब तन गए। शेर आता दिखाई दिया और हम उसे पहचानने की कोशिश करने लगे, लेकिन अब ऐसी शनासाई भी नहीं थी कि हम उसे पहचान लेते। हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वाकई शेर ज़ख्मी है और वही शेर है जो हमारी गोलियों से ज़ख्मी हुआ था। बहरहाल ये मुश्किल काम था कि हम उसे पहचान लेते। शेर आहिस्ता आहिस्ता ज़ख्मी बंजारे की आधी लाश की तरफ बढ़ा और नज़र उठाकर चारों तरफ देखा। फिर लाश को सूंघा। उसका पेट साफ नज़र आ रहा था, जिस पर गोलियों के दोहरे निशान थे। अचानक ही मुझे एहसास हुआ कि वो दरिंदा नहीं है, बल्कि कोई भूत या माफूकुल फितरत मखलूक है जो हमारी 2 गोलियां खाने के बावजूद उसी सज धज से चला आ रहा है। बहरहाल हम दम साधे हुए थे और आसपास की हरकत का जायजा ले रहे थे। अचानक ही किसी छठी हिस्स के तहत शेर ने लाशौरी तौर पर दरख्त की तरफ देखा। हमारी राइफलों से 2 शोले निकले। वो ज़मीन पर गिरा और पलक झपकते में उसने छलांग लगाई और हमारे दरख्त के पास से गुजरता हुआ एक बार फिर हमारी निगाहों के सामने से गायब हो गया। खुदा की पनाह, मैंने दिल में सोचा, अगर ये अल्फाज मेरे मुंह से निकल जाते तो यकीनी तौर पर मेरे पास बैठा शख्स चौंक उठता।
लेकिन अब हमारे पास ज़ाया करने के लिए वक्त नहीं था। अब इस वक्त ख़तरा मोल लिए बिना कोई चारा भी न था। चुनांचे हम दरख्त के नीचे उतर आए। इस बार हम पूरी हिम्मत और जिम्मेदारी के साथ शेर का पीछा कर रहे थे। अभी हम थोड़ी ही दूर गए कि किसी की जानलेवा चीखों से पूरे पहाड़ गूंज उठे, साथ ही शेर की गुर्राहटों से पूरा इलाका गूंजा। तो हम तेजी से आवाज़ की तरफ बढ़े। अभी हम थोड़ी ही दूर गए होंगे कि बस्ती की तरफ से एक शख्स भागता हुआ आया। वो करीब पहुंचा और फिर धड़ाम से गिर पड़ा और बेहोश हो गया। हम हैरान हो गए। फिर हमने झुक कर बेहोश को देखा। फिर मैंने उसे कंधे पर डाला और थोड़े फासले पर पहुंचकर उसे ज़मीन पर लिटाकर होश में लाने की कोशिश करने लगे। वो बंदूक लिए चारों तरफ का जायज़ा ले रहा था कि कहीं शेर आसपास हुआ और हम पर हमलावर हो तो उसे गोली मार दी जाए। बड़ी जिम्मेदारी का काम था। उधर वो बंदा बड़ी मुश्किल से होश में आया। उसका रंग पीला पड़ चुका था और ज़ुबान गुंग हो चुकी थी। उसने बड़ी मुश्किल से बताया कि उसका सामना एक आदमखोर से हुआ और बड़ी मुश्किल से जान बचाने में कामयाब हुआ। वो शख्स इंतहाई खौफजदा था। महाराज, वो ज़ख्मी है, वो खूनखार दरिंदा है, वो ज़रूर वापस आएगा। तुम जाओ, भाग जाओ। कहाँ जाना है तुम्हें? भागूंगा नहीं महाराज, आपके साथ ही रहूँगा जब तक वो पापी मर नहीं जाएगा। मैं भी आपके साथ रहूँगा। उस शख्स पर एक दीवानगी सी कैफियत थी। उसकी बात पर हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर मुस्कुरा दिए। अब संभाले महाराज। हाँ, कोशिश करता हूँ। इतने चालाक और मकार आदमखोर की तलाश इतनी रात को करना उसकी खुराक बनने के अलावा और क्या हो सकता था। हमने शेर का पीछा करने का इरादा छोड़ दिया और एक ऐसी जगह तलाश करने लगे जहाँ हम महफूज रह सकें। एक नाले के करीब एक ऊंची चट्टान नजर आई तो मैंने वहीं रात गुजारने का फैसला कर लिया। हम दोनों थोड़ी देर के बाद ही नींद की आगोश में चले गए, जबकि हमारा खौफजदा साथी हमारे साथ ही बैठा रहा। अभी हमें सोए थोड़ी देर गुजरी थी कि अचानक चीखों ने उठने पर मजबूर कर दिया। हमने उसको शख्स को देखा। उसकी हालत बुरी थी, पसीने में डूबा हुआ था। अब क्या मुसीबत नाजल हो गई तुम पर? अरे माई बाप, अभी अभी आदमखोर यहाँ से गुजरा है। वो नाले के दूसरे किनारे पर खड़ा हमें घूर रहा था और उसके बाद वो न जाने किधर निकल गया। वो खड़ा घूर रहा था और तुम्हारी आवाज़ बंद हो गई। बस महाराज, हमारी आवाज़ ही न निकल सकी। ये सुनकर मैं मुस्कुराया और फिर बोला, इसे कहते हैं नादान दोस्त। इसने तो हमें मरवा ही दिया था। इसका मतलब है कि आदमखोर अगर हिम्मत करता तो आसानी से हमें सोते हुए में शिकार कर सकता था। अब क्या करें? जैसा क्या कह रहा हूँ, हमें उसका पीछा करना चाहिए, मैंने बेरुखी से कहा। अब मैं शेर के खौफ से बेखौफ हो गया था। बहरहाल मेरा साथी तो मेरे साथ हर काम के लिए तैयार था। हम जान का खतरा मोल लेकर शेर के पीछे चल पड़े। अभी ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि शेर की खौफनाक गरज से फिजा लरज उठी। अचानक आदमखोर घने जंगल से निकला और उसने हमें देख लिया। हम दोनों एकदम चौकन्ने हो गए। दूर से ये अंदाज़ा हो रहा था कि शेर की निगाहों में इंतकाम की आग सुलग रही थी और वो हम पर झपटने को तैयार था। हमने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर एक साथ फायर कर दिए। लम्हा भर के लिए उसने अपने जिस्म को तोला और ज़मीन पर गिर पड़ा। गोलियां उसके बदन में लगी, मगर वो वाकई इतना सख्त जान और दलेर जानवर हमने आज तक नहीं देखा था। मैं हैरान था कि ये शेर है या छलावा। हम दोनों ने निशाना लिया, लेकिन फायर करने की नौबत ना आई। शेर एक बार फिर उठा, लंबी छलांग और जंगल में गायब हो गया। अजीब मोजी और जालिम जानवर से पाला पड़ा था। हम इन घने जंगलों से उकता गए थे। रोज़ाना लंबे लंबे सफ़र तय करने पड़ रहे थे। बहरहाल अब शेर को छोड़ना मेरे बस की बात न थी। एक मरतबा फिर हम घने जंगल में दाखिल हुए। ये बात हम अच्छी तरह जानते थे कि ज़ख्मी शेर बहुत जालिम और चकन्ना होता है। आसमान पर घटा छाई हुई थी और तारीक जंगल उस वक्त बिल्कुल तारीक पड़ा था। दरख्त भूतों की तरह नाच रहे थे। अचानक हमें फिर शेर की गुर्राहट सुनाई दी और मैं फ़ौरन फायर के लिए तैयार हो गया। लेकिन गुर्राहट अजीब सी थी। थोड़ी देर तक हम इंतज़ार करते रहे। हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई दी और अंदाज़ा हुआ कि शायद दरिंदा दम तोड़ रहा है। और चंद लम्हे के बाद वो हमारी निगाहों के सामने आ गया। वो ज़मीन पर घिसट रहा था और शायद उसके अंदर अब चलने की हिम्मत नहीं थी। हमने 2 फायर किए और सख्त जान आदमखोर की लाश हमारे सामने थी। हम उसके करीब पहुँचे और इत्मीनान कर लिया कि वो वाकई ख़त्म हो चुका है, तो हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। और फिर उसके बाद इंतहाई लंबा सफ़र तय करने के बाद हमारी वापसी हुई और शेर के मर जाने की खबर सुनकर गांव वाले इतने खुश हुए कि उन्होंने हमें कंधे पर उठा लिया। हमने वहां से इजाज़त मांगी, लेकिन गांव वाले ने कहा, नहीं महाराज, आप लोगों ने हम पर बड़ा एहसान किया, हम ऐसे तो आपको नहीं जाने देंगे, इसलिए हमें वहां रुकना पड़ा। गांव वाले वाकई शेर की मौत का बड़ा जश्न मना रहे थे। पहली बार गांव देखने का मौका मिला। गांव की हसीन कन्याएं हमारी खूब खातिर मदारत करने लगीं। गांव वालों के अकीदे कुछ अजीब से थे। समझ में नहीं आ रहा था कि ये किसके पुजारी हैं। ऐसे ही सैर के लिए निकल गए। वो शख्स जो अपने मालिक का बदला शेर से लेने के लिए मेरे साथ जुड़ा था, अब उस वक्त मेरे साथ ना था।
मैं आगे बढ़ता रहा और मुझे एक टूटी फूटी काले रंग की इमारत दिखाई दी। न जाने क्यों मेरे कदम उसी इमारत की जानिब उठ गए। मैं आगे बढ़ा। मंदिर नुमा इमारत थी, बहुत ही भद्दी। एक बात मैंने महसूस की कि मेरे कदम खुद ब खुद उस इमारत की तरफ चल पड़े। जब मैं इमारत में दाखिल हुआ तो हैरान हुआ, उसके अंदर मेरे दाखिल होने का कोई जवाब नहीं था। फिर मैंने वहाँ किसी को खड़े हुए देखा। जब मेरी आंखें अंधेरे में देखने के काबिल हुई तो मुझे एहसास हुआ कि वो कोई जिंदा वजूद नहीं था, बल्कि एक मुजस्मा था, एक बहुत ही बड़ा मुजस्मा। उस मुजस्मे का भयानक चेहरा मेरे सामने था। उसकी आंखें खुली हुई थी। मुझे यूं लगा जैसे वो शरारत भरी आंखें मुझे देख रही थी। ये बात सच निकली, ये सोच मेरा वहम नहीं थी। वो गंगा थी जो मुझे देख रही थी कि अचानक उसके होंठ मुस्कुराए और फिर वो मुझसे बोली, कहो, खूब सैर सपाटे हो रहे हैं, शिकार हो रहे हैं और अपनी पूजा करवा रहे हो। तुम गंगा? हाँ, क्यों, तुम्हें हैरत हुई है ना? इस गांव के लोग मेरे पुजारी हैं और ये एजाज़ मैंने तुम्हें दिलवाया है, वरना उस आदमखोर शेर को मारना कोई आसान बात नहीं थी। ओ, तो क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? हाँ, तुम देख रही हो तुम्हें कि तुम क्या क्या खेल खेल रहे हो। तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम इतनी आसानी से हमसे दूर जा सकते हो? ओ मेरे खुदा, मुझे लग रहा है कि तुम मेरी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी। हाँ बिल्कुल, तुमने ठीक सोचा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी और ना छोड़ सकती हूँ। ये सब तो बस कहने की बातें हैं, वरना यकीन है मैं जल्द अपना खोया हुआ ईमान वापस हासिल कर लूँगा। गंगा कहका लगाकर बोली, ये सिर्फ कहने की बातें हैं, देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, ये कहानी जारी है, इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए। कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल हैदर वाइज को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।